वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? परफेक्ट। सो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। टुडे इज डे 6 ऑफ कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। देखिए, प्रीवियस सेशन में हम लोग ने बात करी थी रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस की, कुछ प्रिंटर रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन हुआ था, कुछ हार्डवेयर रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन चल रहा था। आज हम लोग पहले उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जो रह गए थे, और फिर इसके बाद बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। तो शुरू करते हैं। हैव अ लुक गाइस। प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोग ने डिस्कशन किया था दैट इज क्वेश्चन नंबर 80, और वो क्वेश्चन यही था, इट इज अ टाइप ऑफ अ प्लॉटर इन विच पेपर इज हेल्ड ऑन रोटेटिंग ड्रम एंड लाइन्स आर ड्रॉन विद पेन मूवमेंट आर कॉल्ड। तो प्रिंटर और प्लॉटर को लेकर, यानी जो आउटपुट डिवाइसेस थी उनको लेकर डिस्कशन चल रहा था यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या था? जहां पर वो प्लॉटर आपको बताना था कि पेपर हेल्ड ऑन रोटेटिंग ड्रम एंड लाइन्स आर ड्रॉन विद पेन मूवमेंट, तो यानी दोनों चीजों में कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है। तो आंसर क्या होगा? ड्रम प्लॉटर इज द करेक्ट वन। तो आंसर यहां पर क्या है? दैट इज सेकेंड, विच इज कॉल्ड ड्रम प्लॉटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 81। कंप्यूटर सिस्टम विच यूजेस ड्रम प्लॉटर आर। कह रहा है ऐसे कौन से कंप्यूटर्स हैं जो ड्रम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं? मेन फ्रेम, मिनी, सुपर कंप्यूटर, 1 एंड 2 या 1, 2 एंड 3। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर में या सुपर कंप्यूटर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जब भी हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करते हैं तो याद रखिएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्राइमरी टास्क होता है डेटाबेस को मेंटेन करना। यानी हैवी अमाउंट ऑफ डेटाबेस के लिए जो कंप्यूटर यूज किया जाता है वो क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो सर्वर वाला काम करता है, यानी सर्वर की कैटेगरी में जितने भी कंप्यूटर्स आते हैं उनको आप मिनी कंप्यूटर कहते हैं। और सुपर कंप्यूटर तो हम लोग सब जानते हैं, दैट इज यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग पर्पस ना, जो फोरकास्टिंग के लिए जो एनालिसिस पर्पस से यूज होता है वो है आपका सुपर कंप्यूटर। अब ड्रम प्लॉटर का यूज सुपर कंप्यूटर के केस में तो किया नहीं जा रहा होगा, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर के केस में ही प्लॉटर का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। तो आंसर यहां पर होगा मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर मतलब हमारा और आपका जो कंप्यूटर है ना, वो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या मोबाइल फोन माइक्रो कंप्यूटर में ही काउंट होगा, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। तो आंसर यहां पर क्या बनेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 1 एंड 2 यानी फोर्थ इज दी करेक्ट वन। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मेनी पिंस वर इन दी अर्ली डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड। कह रहा है कितनी पिंस होती थी जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता था उसमें पिंस का इस्तेमाल होता था। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के केस में जो प्रिंट हेड है वहां पर कितनी पिंस होती थी? 9, 12, 18, 44 या 17? और करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा 9 पिंस। हाउ मेनी? दैट इज 9 पिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द फर्स्ट इम्पैक्ट प्रिंटर। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर का नाम बताइए। और यहां से अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या होंगे ये भी हम आपको बताएंगे, पहले इसका आंसर करिए। सबसे पहला इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि इम्पैक्ट प्रिंटर जनरली 3 और मैक्सिमम 4 तरीके के होते हैं। DDL डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन और ड्रम प्रिंटर को भी हम इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहां पर जो सबसे पहला इम्पैक्ट प्रिंटर है वो कौन सा है? दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डॉट मैट्रिक्स का ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो फर्स्ट इम्पैक्ट प्रिंटर में काउंट हुआ? तो आंसर है सेंट्रिनो। सेंट्रिनो के द्वारा बनाया गया है, और दैट इज सेंट्रोनिक्स इन 1970, है ना। कंपनी का नाम आप जानते होंगे, सेंट्रोनिक्स है, और इसने जो बनाया है वो है
सेंट्रोनिक्स 101 के नाम से। तो ये पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और ईयर भी याद रखिएगा 1970 में। अब यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो फर्स्ट प्रिंटर है उसका नाम बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रोनिक्स 101। और ईयर अगर पूछ लेंगे तो आंसर क्या होगा, 1970। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, प्लॉटर वॉज इन्वेंटेड इन विच ईयर। प्लॉटर को किस ईयर में इन्वेंट किया गया, 1997, 1967, 1953, 1977 या फिर नन ऑफ दीज। और क्वेश्चन यहां पर आपका बनेगा और आंसर इसका क्या है, 1953। 1953 यानी 1953 में प्लॉटर को इन्वेंट किया गया। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच कार्टेज इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में किस कार्टेज का इस्तेमाल होता है। तो देखिए हम लोग ने डिस्कस भी किया था कि इंकजेट प्रिंटर के केस में भी कार्टेज का इस्तेमाल होता है, एज वेल एज अगर हम बात करें यहां पर लेजर प्रिंटर के केस में, तो यहां पर भी कार्टेज का इस्तेमाल है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस था, जो इंकजेट प्रिंटर के केस में जिस कार्टेज का इस्तेमाल हो रहा था, है ना, वो कार्टेज कैसी थी, उस कार्टेज में इंक का यूज हो रहा था। लेकिन यहां पर इंक का नहीं बल्कि ड्राई इंक का, मतलब पाउडर का यूज होता है लेजर प्रिंटर के केस में, और उसे हम बोलते हैं टोनर कार्टेज। इंक कार्टेज नहीं होगा, क्या होगा, टोनर कार्टेज। वेरी गुड, बिल्कुल सही ममता, अमित, वेरी गुड। टोनर इज द करेक्ट आंसर। और फटाफट से मुझे जरा एक बार बताइएगा, लेजर प्रिंटर की स्पीड को किस में मेजर करते हैं। स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन डैश। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज पीपीएम, पेजेस पर मिनट। बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे पहला जो लेजर प्रिंटर है या लेजर प्रिंटर किसने डेवलप किया, अगर ये पूछें तो आंसर क्या होगा, हु इन्वेंटेड द लेजर प्रिंटर, नेम दैट कंपनी। तो वो कंपनी कौन सी बन जाएगी, दैट इज जीरोक्स पारसी, है ना। हमने आपको बताया था तीन चीजों के केस में, जीयूआई पूछें, लेजर प्रिंटर पूछें या बिटमैप इमेज पूछें, इन सभी केसेस में आपका आंसर क्या होगा, दैट इज जीरोक्स पारसी या जीरोक्स कंपनी। टू गुड। विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज फाउंड इन पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल का यूज किया जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के केस में। तो आपको बताना है कि किस तरीके का प्रिंटर का यूज होता है पीओएस के केस में, लेजर, इंकजेट, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स या थर्मल। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है कि पॉइंट ऑफ सेल की जब भी बात होगी तो आंसर क्या होगा, थर्मल प्रिंटर। यानी पॉइंट ऑफ सेल हो, बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज होने वाला हो, है ना, तो इन सभी केसेस में आंसर कॉमन है, दैट इज थर्मल प्रिंटर, जिसमें थर्मोक्रोमिक पेपर का यूज होता है। और यही वो प्रिंटर है ना जिसमें आपके एक स्पेशल टाइप ऑफ पेपर का यूज होता है, वो है थर्मोक्रोमिक पेपर। नेक्स्ट देखिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस सेशन में रह गए थे, है ना, रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंटर एंड प्लॉटर, जिनको हमने कंप्लीट किया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। देखो, आर्किटेक्चर का मतलब भी वही है जो हार्डवेयर है, लेकिन हार्डवेयर से कुछ एडवांस, कोई एक ऐसी टेक्निक जो हार्डवेयर को रिजर्व करती है, जो हार्डवेयर की स्पीड को फास्ट करती है ना, उसी को हम बोलते हैं क्या, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब सीधे सीधे अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीपीयू के रिस्पेक्ट में यूज होता है ना। जब भी हम प्रोसेसर की बात करते हैं इसका मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। और अगर आपने ध्यान से सुना हो तो हमने एक क्वेश्चन में आपको बताया भी था कि हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फाउंडर कौन है, नाम बताइए, बताइए क्या होगा आंसर। बिल्कुल सही, मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फाउंडर हैं आपके मिस्टर जॉन वॉन न्यूमैन। मिस्टर जॉन वॉन न्यूमैन इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, चलिए जानते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में।
हैव अ लुक। देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे डीएमए के बारे में। डीएमए मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से। गुड वन। देखिए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मतलब क्या होता है, अगर हमने आपको प्रीवियस डिस्कशन के तौर पर भी एक बार बताया था कि सीपीयू को हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं, है ना। कंप्यूटर वो अच्छा माना जाता है जहां पर सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, किसी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने का मतलब क्या है कि हम उसको आइडल ना रहने दें, यानी उसको बिल्कुल भी खाली ना रहने दें, है ना। जैसे एम्प्लॉयज करते हैं अपने स्टाफ के साथ कि सारा वर्कलोड एक ही इंसान पे ऐसा लोड कर दिया जाए ताकि वो एम्प्लॉय पूरे तरीके से बिजी हो जाए और पूरे तरीके से उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचने लगे, है ना। ना अपने घर के बारे में सोचे, ना अपने घर वालों के बारे में सोचे, ना बच्चों के बारे में सोचे, है ना। तो इस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर देना, है ना, जो आजकल प्राइवेट सेक्टर करता भी है। तो यहाँ पर सीपीयू को बिल्कुल भी आइडल ना रहने दें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीपीयू वही काम करे जो सीपीयू को करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सीपीयू वो काम करे, है ना, जो सीपीयू को नहीं करना चाहिए और बिजी करने के चक्कर में हम सीपीयू से वो काम भी करवा ले रहे हैं, है ना। तो इस तरीके का यहाँ पर काम नहीं होगा। यहाँ पर सीपीयू को बिजी तो रखेंगे, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सीपीयू को सिर्फ उस काम में बिजी रखेंगे जिसके लिए सीपीयू बना है, और बाकी सभी कामों के लिए सीपीयू को आइडल छोड़ेंगे। समझ में आ गया? इसी को बोला जाता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब क्वेश्चन दो उठते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन कि सर सीपीयू से ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करवाना है ना, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, अगर सीपीयू वो काम नहीं करेगा तो वो काम करेगा कौन? बात समझ में आ रही है कि ऐसा कौन सा काम है जो सीपीयू से नहीं करवाना है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर सीपीयू उस काम को नहीं करेगा तो उस काम को करेगा कौन? चलिए आइए देखते हैं इन दोनों के आंसर्स क्या हैं। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मतलब ही यही है कि बिना सीपीयू के काम को करवाना। अब वो काम क्या है एक बार देखते हैं। पहली लाइन में लिखा हुआ है मिनिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू इन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। कह रहा है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में सीपीयू का इस्तेमाल ना करना, इसी को कहा जाता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में सीपीयू का योगदान नहीं होगा तो किसका होगा? आंसर है डीएमए कंट्रोलर का होगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर का होगा। बस यही है इस टॉपिक की खास बात कि सीपीयू का जहां पर भी इन्वॉल्वमेंट होना था इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर, वहां पर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में सीपीयू नहीं काम करेगा। सीपीयू सिर्फ आदेश देगा स्टार्टिंग में, और एंड में क्या रिजल्ट निकल के आया इसको चेक करेगा। बाकी प्रोसेस करने का पूरा काम किसका होगा? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यानी डीएमए कंट्रोलर का होगा। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। अब इसको देखते हैं। यहां पर ये तीन केसेस क्या हैं, बिफोर, आफ्टर और कंक्लूजन। यानी डीएमए से पहले कैसे काम होता था बिफोर, डीएमए के बाद कैसा काम होना शुरू हो गया, और इससे हमें क्या कंक्लूजन निकल के आया। तो बिफोर यानी पहले कैसे काम होता था, इनपुट आउटपुट जितनी भी रिक्वेस्ट होती थी वो सीपीयू यानी प्रोसेसर के पास जाती थी, और प्रोसेसर उस रिक्वेस्ट को करने के लिए मेमोरी से मदद मांगता था, है ना। जो हम लोग जानते भी हैं कि सीपीयू को कोई भी डेटा चाहिए होता है तो किससे लेता है? मेमोरी से। तो इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट गई सीपीयू के पास, और सीपीयू ने उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए मेमोरी से मांगी मदद। ये पूरा प्रोसेस होता था पहले। बाद में क्या कर दिया गया, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को डायरेक्ट मेमोरी के पास में भेजा जाने लगा विद द हेल्प ऑफ डीएमए कंट्रोलर, है ना। यानी डायरेक्ट मेमोरी हो गया, और इसी को बोला जाता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया बिफोर और आफ्टर की मदद से? सीपीयू कैन बी बिजी इन सम अदर प्रोसेस एक्टिविटी, यानी सीपीयू को उस प्रोसेस उस एक्टिविटी के लिए बिजी रखा जाएगा जिसमें सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने कंप्यूटर ओपन किया, ऑन करने पर बूटिंग करने का सारा प्रोसेस किसका होता है? सीपीयू में इन्वॉल्व होता है ना। तो वहां पर सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट होगी। या अगर आप कोई रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं
तो वहां पर सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट होगी। कोई भी प्रोसेस बैकएंड पर चल रहा है, उसको चेक करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीपीयू की होगी, है ना। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सीपीयू की है, लेकिन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीपीयू की नहीं है। शायद ये चीज समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब हमने आपको बताया कि अगर सीपीयू काम नहीं करेगा तो उसके बदले में काम कौन करेगा? डीएमए कंट्रोलर। तो डीएमए कंट्रोलर बेसिकली क्या है? एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि डीएमए कंट्रोलर ये सीपीयू की जगह पर काम कर रहा है। लेकिन क्या यहां पर सीपीयू का काम बिल्कुल खत्म हो चुका है? तो हमने आपको पहले ही बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीपीयू काम को स्टार्ट करेगा और काम को एंड भी सीपीयू करेगा, यानी काम कैसा हो रहा है उसके लिए इनपुट सीपीयू देगा, और एंड में काम कैसा हुआ ये डीएमए कंट्रोलर किसको रिपोर्ट करेगा? सीपीयू को। तो वहां पर सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन बहुत कम। अब ये डीएमए कंट्रोलर करता क्या है? हैव अ लुक। तो डीएमए कंट्रोलर में पहला पॉइंट है, इट डिक्रीजेस द रोल ऑफ सीपीयू, यानी डीएमए कंट्रोलर डिक्रीजेस द रोल ऑफ सीपीयू। वेरी क्लियर। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कोई भी रिक्वेस्ट निकली, वो सीपीयू के पास ना जाकर कहां गई? डीएमए कंट्रोलर के पास। और डीएमए कंट्रोलर ने फिर उसको करने के लिए किससे मदद मांगी? मेमोरी से। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, देन डीएमए कंट्रोलर, देन मेमोरी। द डीएमए कंट्रोलर एक्ट एज अ प्रोसेसर। कह रहा है डीएमए कंट्रोलर ही प्रोसेसर की तरीके से एक्ट करेगा फॉर डीएमए ट्रांसफर। डीएमए ट्रांसफर मतलब इनपुट आउटपुट ट्रांसफर, एंड ओवरलुक द एंटायर प्रोसेस, और पूरे प्रोसेस को बेहतर तरीके से प्रोसेस करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द कंट्रोलर रेजेज एन इंटरप्ट सिग्नल। कह रहा है जब काम हो जाएगा, और हमने आपको क्या बताया कि काम होने पर डीएमए क्या करेगा? प्रोसेसर यानी सीपीयू को बताएगा कि काम हो गया है। तो ये कैसे बताएगा सीपीयू को कि काम हो चुका है? उसके लिए डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा? एक इंटरप्ट सिग्नल रेज करेगा टू नोटिफाई द प्रोसेसर दैट द ट्रांसफर वाज कंप्लीट। अब देखो इंटरप्ट सिग्नल क्यों? क्योंकि सीपीयू ऑलरेडी किसी काम में लगा होगा, और अगर सीपीयू किसी भी काम में लगा होगा तो उसको बीच में हमें क्या करना होगा? इंटरप्ट करना होगा, ये बताने के लिए कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका है ना। तो वही लिखा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द कंट्रोलर रेजेज एन इंटरप्ट सिग्नल टू नोटिफाई द प्रोसेसर दैट द ट्रांसफर वाज कंप्लीट। और एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि डीएमए किस के थ्रू ये बताता है कि काम कंप्लीट हो चुका है? सीपीयू यानी प्रोसेसर को। तो आंसर होगा इंटरप्ट सिग्नल की मदद से। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, सिंगल डीएमए कंट्रोलर परफॉर्म ऑपरेशंस इन टू डिफरेंट डिस्क साइमल्टेनियसली। कह रहा है डीएमए कंट्रोलर एक साथ दो अलग अलग डिस्क पर भी काम कर सकता है। देखो इसका मतलब बहुत ही शानदार है, बहुत इन डेप्थ मतलब है इसका। आप लोग ने देखा होगा कि कई लोग अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के साथ साथ एसएसडी का भी यूज करते हैं, है ना। देखा या नहीं देखा? जैसे आमतौर पर हम और आप क्या करते हैं? हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े गेमर हैं, जो बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? वो अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के साथ साथ एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से होगा ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम को वो डाल देते हैं एसएसडी में, और बाकी सारी जितना भी जो डेटाबेस है वो लोड कर देते हैं किसमें? हार्ड डिस्क में। इस रीजन से उनका जो कंप्यूटर है वो बहुत तेज लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत फास्ट हो जाता है, लोडिंग टाइम उनका इंक्रीज हो जाता है, और उनके सिस्टम की जो प्रोसेसिंग है वो बढ़ जाती है। डीएमए कंट्रोलर इस केस में भी दोनों डिस्क पर साइमल्टेनियसली काम कर सकता है ना। ये बताए जाने की कोशिश की जा रही है। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, डीएमए कंट्रोलर अब क्या करेगा? डीएमए कंट्रोलर की कुछ खास बात होती है, जैसे वही आप जानते हैं कि प्रोसेसर और सीपीयू क्या करता है? सीपीयू के पास रजिस्टर होता है, वैसे ही डीएमए कंट्रोलर के पास भी क्या होता है? रजिस्टर होता है। तो द रजिस्टर ऑफ द कंट्रोलर आर 32 बिट।
डीएमए कंट्रोलर का जो रजिस्टर होता है वो 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। नंबर 1, द डीएमए ट्रांसफर इज इनिशियलाइज्ड बाय इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। डीएमए ट्रांसफर किससे इनिशियलाइज होता है? वो तभी काम करेगा जब कोई इनपुट आउटपुट एक्टिविटी होगी, अदरवाइज सीपीयू काम करता रहेगा, है ना, विदाउट हैविंग इम्पैक्ट मच। यानी तभी इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी डीएमए कंट्रोलर की जब कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को रेज करेगा। नेक्स्ट देखिए, डेटा बस इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम द डीएमए कंट्रोलर टू द डेस्टिनेशन। देखो कितनी लाजवाब बात की गई है यहां पर। कह रहा है डेटा बस का काम क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में 3 तरीके की बसेस होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है डेटा बस, एक होती है एड्रेस बस, और तीसरी होती है कंट्रोल बस। डेटा को ले जाने का काम होता है डेटा बस का, एड्रेस को स्पेसिफाई करने का काम होता है एड्रेस बस का, और पूरी कंट्रोल करने का काम होता है कंट्रोल बस का। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है जरा देखिएगा। डेटा बस इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम द डीएमए कंट्रोलर टू द डेस्टिनेशन। यानी डेटा बस क्या करती है? ट्रांसफर करती है किसी भी डेटा को फ्रॉम द डीएमए कंट्रोलर टू द डेस्टिनेशन, यानी जहां तक पहुंचाना है वो पहुंचाने का काम किसका है? डेटा बस का। इसका मतलब कि हम क्या समझे कि डीएमए में जो बस काम कर रही है वो कौन सी है? डेटा बस है ना, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द इंटरप्ट सिग्नल कैन आइडेंटिफाई द एरर अकर्ड इन द डीएमए कंट्रोलर। बिल्कुल सही बात है कि इंटरप्ट सिग्नल ये भी बताएगी प्रोसेसर को कि देखो काम हो गया है, लेकिन अगर काम नहीं हुआ तब भी डीएमए कंट्रोलर का जो इंटरप्ट सिग्नल है ये सीपीयू को बता रहा होगा कि देखो ये एरर आई है। अगर कोई एरर आएगी, है ना, तो इसमें डीएमए कंट्रोलर कुछ नहीं कर पाएगा, इसमें सीपीयू ही इन्वॉल्व होगा और इस एरर को रिमूव करेगा, है ना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएमए के केस में जो एरर आती है उसको नोटिफाई करने का काम, उसको करेक्ट करने का काम, उसको डीबग करने का काम किसका होता है? ऑप्शन में दिया होगा प्रोसेसर का, ऑप्शन में दिया होगा सीपीयू का, ऑप्शन में दिया होगा रजिस्टर का, ऑप्शन में दिया होगा इंटरप्ट सिग्नल का, है ना। तो आंसर क्या होगा? दिस इज द रोल ऑफ, किसका काम होगा? डीएमए का काम होगा, सॉरी ये काम होगा सीपीयू का कि वो चीज को पहचाने और उसको रिजॉल्व करे। ठीक है, तो द इंटरप्ट सिग्नल कैन आइडेंटिफाई द एरर अकर्ड इन द डीएमए कंट्रोलर। तो ये आइडेंटिफाई कौन करता है? इंटरप्ट सिग्नल, लेकिन उस एरर को रिमूव कौन करता है? सीपीयू। नेक्स्ट देखिए, याद रखिएगा क्वेश्चन 2 तरीके का इसमें से बनेगा कि एरर को कौन आइडेंटिफाई करता है। तो आइडेंटिफाई तो इंटरप्ट सिग्नल करता है, लेकिन एरर को रिमूव कौन करता है? तो वो रिमूव करता है सीपीयू या फिर प्रोसेसर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। डीएमए कंट्रोलर हैज 3 रजिस्टर्स। डीएमए कंट्रोलर के पास टोटल कितने रजिस्टर हैं? 3 रजिस्टर इसके पास में होते हैं, है ना। जैसे रजिस्टर्स के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर टोटल रजिस्टर कितने हैं? 3 रजिस्टर। साइज कितना है? 32 बिट का ऊपर बताया हुआ है ना। तो ये भी चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब डीएमए कंट्रोलर का काम क्या होगा, जरा इस पर भी जरा फोकस करिएगा। The technique whereby the DMA controller steals the access cycle of the processor to operate is called cycle stealing। देखिए अभी तक हम लोगों ने डीएमए में क्या क्या डिस्कस किया, जरा एक बार रिकॉल करते हैं। पहला पॉइंट कि अगर सीपीयू के पास में कोई भी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आएगी तो सीपीयू स्टार्ट में खुद उसको देखेगा कि ये कैसी रिक्वेस्ट है। जैसी सीपीयू ने देखा कि ये इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है, सीपीयू ने स्टार्टिंग में वो किसको असाइन कर दिया? डीएमए कंट्रोलर को। डीएमए कंट्रोलर को असाइन कर दिया, और जब डीएमए कंट्रोलर ने किसी भी टास्क को खत्म किया, खत्म करने के बाद में डीएमए कंट्रोलर ने क्या किया? सीपीयू को इन्फॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ इंटरप्ट सिग्नल कि ये काम खत्म हो चुका है। लेकिन किंतु परंतु अगर इसी टास्क में कोई एक एरर आ गई करने में और डीएमए कंट्रोलर इस चीज को नहीं कर पाया, वो टास्क पूरा नहीं हुआ, तो एक एरर जनरेट हुई। और वो एरर किसने जनरेट करी? इंटरप्ट सिग्नल ने। इंटरप्ट सिग्नल ने डीएमए के जो एरर को रिपोर्ट किया
वो रिपोर्ट किसको किया, सीपीयू को, यानी जनरेट किसके थ्रू हुई, डीएमए कंट्रोलर के थ्रू, डीएमए कंट्रोलर के इंटरप्ट सिग्नल के थ्रू वो चीज रिपोर्ट हुई, लेकिन उसको रिमूव किसने किया, सीपीयू यानी प्रोसेसर के द्वारा। अब यहां पर कई सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व हुई है ना। अब देखो एक एक करके हम बात कर रहे हैं कि साइकिल स्टीलिंग क्या होता है। व्हाट इज साइकिल स्टीलिंग इन डीएमए? तो द टेक्निक वेयर बाय द डीएमए कंट्रोलर स्टील द एक्सेस साइकिल ऑफ द प्रोसेसर टू ऑपरेट इज कॉल्ड साइकिल स्टीलिंग, यानी वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें डीएमए कंट्रोलर प्रोसेसर की जाने वाली एक्टिविटीज को चुरा लेता है। चुरा लेता है मतलब कि कर लेता है उसके बिहाफ में। इसको क्या बोलते हैं, साइकिल स्टीलिंग। यानी जो काम सीपीयू को करना चाहिए वही काम डीएमए कर रहा है ना, उसको चुरा लेना, दैट इज कॉल्ड एज, उस काम को कर लेना, दैट इज कॉल्ड एज साइकिल स्टीलिंग। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज बर्स्ट मोड? द टेक्निक वेयर द कंट्रोलर इज गिवन कंप्लीट एक्सेस टू मेन मेमोरी इज कॉल्ड बर्स्ट मोड। देखिए बर्स्ट मोड क्या होता है, जहां पे कंट्रोलर जो है वो कंप्लीट एक्सेस दे देता है किसको, मेन मेमोरी को। अभी हम लोगों ने ये चीज देखी कि अगर डीएमए को कोई भी काम करना है तो वो क्या करेगा, किससे मदद लेगा, मेन मेमोरी से, है ना। पहले भी प्रोसेसर किससे मदद ले रहा था, मेमोरी से, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी प्रोसेस हैं वो तो आपकी मेमोरी में ही है ना, और मेमोरी ही वो प्रोसेस को सीपीयू को एलोकेट करती है, ये भी आप जानते हैं। तो जैसे ही वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है पहले वाला, रैम क्या करती है, दूसरे प्रोसेस को दे देती है। तो पहले वो प्रोसेस सीपीयू को दे रही थी, अब ये प्रोसेस किसको दे रही है, डीएमए कंट्रोलर को दे रही है। तो इसी को बोलते हैं बर्स्ट मोड। द टेक्निक वेयर द कंट्रोलर इज गिवन कंप्लीट एक्सेस टू मेन मेमोरी इज कॉल्ड बर्स्ट मोड। समझ में आ गया? तो साइकिल स्टीलिंग और बर्स्ट मोड में क्या डिफरेंस है? साइकिल स्टीलिंग मतलब जहां पर डीएमए कंट्रोलर सारा काम कर रहा है, किसका, सीपीयू का। बर्स्ट मोड का मतलब विद रिस्पेक्ट टू द मेन मेमोरी, जहां पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएमए कंट्रोलर किसको दे रहा है, मेमोरी को दे रहा है, और मेमोरी से कह रहा है कि किसी भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट हो तो वो हमको असाइन किया जाए एज पर दी प्रोसेस कंप्लीशन, है ना, दैट इज कॉल्ड बर्स्ट मोड। समझ में आ गया? अब देखो एक डायग्राम से अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि काम किस तरीके से चल रहा है। यहां पर जो काम हो रहा है वो मास्टर और स्लेव की कैटेगरी में हो रहा है ना। मास्टर और स्लेव का मतलब क्या है कि डीएमए कंट्रोलर एक समय पर मास्टर है, वहीं दूसरे समय पर यह स्लेव है। सीपीयू एक समय पर मास्टर है और वहीं दूसरे समय पर क्या है, स्लेव है। कैसे, हैव अ लुक। सपोज करिए जैसे ही इनपुट आउटपुट रिस्पॉन्स आई, है ना, जैसे ही इनपुट आउटपुट का कोई भी सिग्नल मिला, सीपीयू उस समय क्या बन गया, मास्टर बन गया। और मास्टर बनते ही उसने क्या किया, डीएमए को काम असाइन कर दिया अपने बिहाफ में। असाइन करते ही वो खुद क्या हो गया, स्लेव हो गया, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई, डीएमए पर। और डीएमए उस समय क्या बन गया, मास्टर बन गया। जैसे ही डीएमए का काम खत्म होता है, डीएमए क्या बन जाएगा, स्लेव बन जाएगा, और फिर से सारी रिपोर्ट वो किसको देगा, मास्टर को, यानी सीपीयू को। तो एक ही समय पर आप देख रहे हैं कि यहां पर सीपीयू मास्टर भी बन रहा है, सीपीयू स्लेव भी बन रहा है, वहीं दूसरे समय पर डीएमए मास्टर बन रहा है, और काम खत्म करने के बाद स्लेव भी बन रहा है। तो ये एक बेस्ट अप्रोच मानी जाती है किसी भी काम को करवाने की। समझ रहे हैं इस बात को? तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डीएमए में कौन सी अप्रोच फॉलो होती है, तो आंसर है मास्टर और स्लेव अप्रोच फॉलो होती है ना। जैसे अगर आपको किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो या तो पूरी दीजिए या बिल्कुल मत दीजिए, है ना। कई बार आप देखते हैं कि ऐसा होता है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है तो सामने वाला एक कशमकश में होता है कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। वो हर एक चीज के लिए पूछता है जा जाकर, तो इससे पूरी कहानी बिगड़ जाती है ना। तभी कहा जाता है कि देयर मस्ट बी ऑलवेज अ वन लीडर, देयर मस्ट ऑलवेज बी अ वन मास्टर, है ना। अगर किसी ने एमबीए किया हुआ है या मैनेजमेंट का कोई कोर्स किया हुआ है तो वो जानता होगा कि मैनेजमेंट में सबसे पहली बात यही सिखाई जाती है कि देयर मस्ट ऑलवेज बी अ वन बॉस। हमेशा वन लीडर होना चाहिए, है ना, बॉस भी वन होना चाहिए। रीजन, उससे हम कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो वही यहां पर बात हो रही है कि एक समय पर एक ही मास्टर है,
पहले सीपीयू मास्टर है, बाद में आपका डीएमए मास्टर है ना, दैट इज कॉल्ड मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। समझ में आ गया? अब देखिए यहां पर दो काम बेसिकली हो रहे हैं, वो दो काम क्या हैं जरा इनको समझते हैं। पहला काम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि सीपीयू इशू अ कमांड टू डीएमए मॉड्यूल। सबसे पहले सीपीयू क्या कर रहा है, इशू कर रहा है कमांड किसको, डीएमए मॉड्यूल में एज अ मास्टर बन के। और दूसरे रोल में क्या हो रहा है कि सीपीयू खुद को स्लेव कर ले रहा है और डीएमए को मास्टर कर दे रहा है ना। यही तो दो काम हो रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को? तो इसको हम कैसे देखें, पहले जब सीपीयू मास्टर है ना, तो क्या क्या काम हो रहा है जरा देखिएगा। इस केस में सीपीयू इशू अ कमांड टू अ डीएमए मॉड्यूल, इस केस में सीपीयू रीड और राइट करेगा। इस केस में सीपीयू क्या करेगा, एड्रेस ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइस इन्वॉल्व, यानी वो आईओ के एड्रेस को असाइन करेगा किसको, डीएमए मॉड्यूल को। स्टार्टिंग लोकेशन इन मेमोरी, सीपीयू क्या करेगा, एक लोकेशन एलोकेट करेगा मेमोरी को। एंड नंबर ऑफ वर्ड्स टू बी रीड और रिटन, यानी इतना काम फिर भी सीपीयू कर रहा है अपने एंड से, है ना। डीएमए के होते हुए भी हमने कहा था ना, स्टार्टिंग का काम जितना भी होगा वो सीपीयू करेगा। तो सीपीयू क्या क्या कर रहा है, रीड और राइट, एड्रेस ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइस इन्वॉल्व, स्टार्टिंग लोकेशन इन मेमोरी, नंबर ऑफ वर्ड्स टू बी रीड और रिटन, ये सारा काम सीपीयू इन्वॉल्व कर रहा है कमांड देने का। फिर उसके बाद सीपीयू कंटिन्यू विद अनदर वर्क, अब सीपीयू यहां पर स्लेव हो गया, वो किसी अनदर काम को करने लगा, है ना, ये दूसरा काम है। तो एन इंटरप्ट इज सेंड व्हेन द टास्क इज कंप्लीट, डीएमए क्या करेगा, डीएमए प्रोसेस करेगा, और जब प्रोसेस हो चुका होगा तो वो सीपीयू को क्या करेगा, एक इंटरप्ट सेंड करेगा, जो अभी हम लोग ने सीखा। सीपीयू इज इन्वॉल्व एट ओनली एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ट्रांसफर, है ना। तो जो पूरा कंक्लूजन था वो आपको समझ में आ गया कि सीपीयू स्टार्टिंग में और एंडिंग में इन्वॉल्व हुआ, बाकी पूरे समय जो काम किया वो किसने किया, डीएमए कंट्रोलर ने किया। और ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का। तो आई होप कि अब कोई भी क्वेश्चन आपके डीएमए से पूछा जाएगा तो आप बहुत ही शानदार तरीके से उसके आंसर को कर पाएंगे। यस या नो? अब कोई भी क्वेश्चन आपका डीएमएस के रिगार्डिंग हो तो आप पूछिएगा। एनी क्वेश्चन गाइस? बताइए। तो एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, द डीएमए ट्रांसफर्स आर परफॉर्म्ड बाय अ कंट्रोल सर्किट कॉल्ड एज। क्या होगा इसका आंसर, सोचिए। ऑप्शंस भी दे रहे हैं आपको। सो हियर आर द 5 ऑप्शंस, बताइए। द डीएमए ट्रांसफर्स आर परफॉर्म्ड बाय अ कंट्रोल सर्किट कॉल्ड एज डिवाइस इंटरफेस, डीएमए कंट्रोलर, डेटा कंट्रोलर, ओवरलुकर, या नन ऑफ दीज। हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया यहाँ पे कि सेकेंड डिस्क में एसएसडी आएगी। बिल्कुल हाँ। देखिए दो ही डिस्क होती है कंप्यूटर में और कोई डिस्क ही नहीं होती, है ना। या तो हार्ड डिस्क होगी या फिर एसएसडी होगी, है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव। वैसे डिस्क को कहने पर तो हम पेन ड्राइव को भी एज अ डिस्क ट्रीट कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि डीएमए कंट्रोलर के केस में हमें एक हार्ड डिस्क की कंपिटिटिव डिस्क ही चाहिए थी, तो वहां पर इसलिए हम काउंट क्या करेंगे, एसएसडी करेंगे, है ना। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जितने भी एप्पल की डिवाइसेस हैं वहां सिर्फ एसएसडी का यूज होता है, और जितने भी हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं, है ना, वहां पर हार्ड डिस्क का यूज होता है। और हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों का भी यूज होता है इन केस ऑफ हैवी कंप्यूटर्स। क्लियर है? वेरी गुड। तो यहां पर क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है, डीएमए ट्रांसफर्स आर परफॉर्म्ड बाय अ कंट्रोल सर्किट कॉल्ड एज डीएमए कंट्रोलर। तो जितना भी डीएमए ट्रांसफर यानी इनपुट आउटपुट ट्रांसफर होगा, डीएमए ट्रांसफर का मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट ट्रांसफर, परफॉर्म किसके थ्रू होगा, डीएमए कंट्रोलर के थ्रू। वेरी गुड शैली, ममता, अमित, टू गुड। नेक्स्ट देखिए, विकास।
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डीएमए ट्रांसफर द प्रोसेसर इज नोटिफाइड बाय। सोचिए, ऑप्शन अभी नहीं है ना, पहले सोचिए, क्वेश्चन को देखकर आपको आंसर क्या लग रहा है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डीएमए ट्रांसफर द प्रोसेसर इज नोटिफाइड बाय, किसके द्वारा नोटिफाई किया जाएगा? तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा करेक्ट। एक्नॉलेज सिग्नल, इंटरप्ट सिग्नल, WFMFC सिग्नल, इनपुट सिग्नल, या नन ऑफ दीज? एब्सोल्युटली करेक्ट एंड द आंसर इज इंटरप्ट सिग्नल। तो कोई भी एरर अगर आती है तो वहां पर भी इंटरप्ट सिग्नल का यूज होगा, और अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ये इंफॉर्मेशन भी किसके द्वारा जाएगी? इंटरप्ट सिग्नल के थ्रू। वेरी ट्रू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट मेथड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम अ पेरिफेरल टू मेमोरी? पेरिफेरल डिवाइसेस से मेमोरी में डेटा का ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? कौन प्रोवाइड करता है ये ट्रांसफर फ्रॉम पेरिफेरल टू मेमोरी? बताइएगा। डीएमए कंट्रोलर, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, या डुअल पोर्ट, या फिर नन ऑफ दीज? एफिशिएंट मेथड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम अ पेरिफेरल टू मेमोरी, तो बिल्कुल यहां पे एफिशिएंट वर्ड लिख दिया गया है और ट्रांसफर ऑफ डेटा हो रहा है, यानी अगेन आंसर यहां पर क्या होगा? डीएमए कंट्रोलर, है ना, यही एफिशिएंटली डेटा को ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम पेरिफेरल टू मेमोरी विदाउट इन्वॉल्विंग द सीपीयू, है ना, विदाउट इन्वॉल्विंग द सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सेस टाइम इज फास्टर फॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है। एक्सेस टाइम किसका फास्टेस्ट है? रोम का, एस रैम का, डी रैम का, ई रैम का, या फिर नन ऑफ दीज? विच इज द करेक्ट वन? अब देखिए, एक्सेस टाइम का मतलब सीधे सीधे क्या है कि इनमें से कौन सी मेमोरी फास्टेस्ट है ना। एक्सेस का मतलब होता है रिट्रीवल टाइम, डेटा को फेच करने में लगा समय या डेटा को रिट्रीव होने में लगा समय। तो इसमें से कौन सी मेमोरी फास्टेस्ट है ना, यही आपको बताना है। तो आप जानते हैं रोम का फास्टेस्ट से कोई मतलब नहीं, है ना। रोम का काम क्या होता है? सिर्फ बूट स्ट्रैप लोडर को एक्टिवेट करवाने का, है ना, बूट स्ट्रैप लोडर को अपने अंदर रखने का, उससे काम करवाने का, सिस्टम को बूट करवाने का, फर्मवेयर को मेंटेन करने का, है ना, यही काम होता है रोम का। एस रैम यानी स्टैटिक रैम, और हम लोग जानते हैं कि एस रैम के इस्तेमाल से ही कैश मेमोरी को बनाया जाता है ना। तो कैश मेमोरी किसकी मदद से बनती है? एस रैम। तो बिल्कुल स्टैटिक रैम हमारी फास्टेस्ट है। डी रैम भी हमारी फास्टेस्ट नहीं होती है ना। डी रैम मतलब क्या है? डायनेमिक रैम। तो जो रैम हमारे कंप्यूटर्स में होती है वो डी रैम है, और ई रैम तो कोई रैम होती ही नहीं। तो आंसर बिल्कुल क्लियर है, दैट इज एस रैम। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अमित, शैली, ममता करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा। तो हमने आपको बताया था कि दो ही मेमोरी आपकी फास्टेस्ट होती हैं वैसे, है ना। या पहली कैटेगरी में किसका नाम आएगा? रजिस्टर का, और दूसरे में आएगा कैशे का, तीसरे नंबर पर आएगा रैम का, है ना। ये सीक्वेंस आप लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट बताइए। इन अ डीएमए इन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस राइट ऑपरेशन द डेटा इज ट्रांसफर्ड। राइट ऑपरेशन में जो डेटा है वो ट्रांसफर होगा कहां से कहां? बताइए। फ्रॉम आईओ टू मेमोरी, फ्रॉम मेमोरी टू आईओ, फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी, फ्रॉम आईओ टू आईओ, या नन ऑफ दीज? तो डीएमए राइट ऑपरेशन के केस में जो डेटा ट्रांसफर है वो कहां से कहां होता है? बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि डीएमए के केस में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कोई भी आएगा, बीच में डीएमए कंट्रोलर होगा और वो मेमोरी को डेटा ट्रांसफर करेगा, यानी आईओ, डीएमए और मेमोरी, है ना, यही सीक्वेंस होता है। तो आंसर क्या होगा? फ्रॉम इनपुट आउटपुट टू मेमोरी।
क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट डज डीएमए स्टैंड्स फॉर? डीएमए की फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही क्लियर है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन, डिस्टिंक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, या नन ऑफ दीज? दैट इज द फर्स्ट वन, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्लियर है? नेक्स्ट वन, सो दैट इज ऑल अबाउट द डीएमए, है ना? हम लोग डीएमए के बारे में समझ चुके हैं, डीएमए क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। वैसे और भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, लेकिन वो सारी ही पॉसिबिलिटीज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन वाइज डिस्कस कर ली हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर कर पाएंगे, राइट? तो चलिए कुछ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के और क्वेश्चंस पर भी बात कर लेते हैं। Let's discuss about the remaining questions from computer architecture. Have a look. Time taken to read and write the hard disk. हार्ड डिस्क को रीड और राइट करने में लगा समय क्या कहा जाता है? बताइए, हमने पढ़ाया था आपको। लेटेंसी टाइम, सीक टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, या नन ऑफ दीज? बताइए। टाइम टेकन टू रीड एंड राइट दी हार्ड डिस्क इज कॉल्ड? सोच लीजिए फिर से, माइट भी आंसर गलत आ रहा है आप लोग का। रीड और राइट में लगा समय, देखिए ये कंफ्यूजिंग है, आंसर है सीक टाइम। याद करिए, हमने आपको बताया था कि कभी भी रीड और राइट की अगर बात होगी तो आंसर क्या होगा? सीक टाइम होगा, ठीक है? जबकि लेटेंसी टाइम क्या होता है? हमने आपको बताया था कि कभी भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्वेश्चन में दिया जाएगा तो आंसर क्या होगा? लेटेंसी टाइम। रीड और राइट करने में जो लगा समय है वो क्या है? सीक टाइम है। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम डिले बिटवीन अ रिक्वेस्ट फॉर डेटा एंड द रिटर्न ऑफ द डेटा इन हार्ड डिस्क इज कॉल्ड? अब इस क्वेश्चन का आंसर सही है, यानी रिक्वेस्ट करने में लगा समय और रिस्पॉन्स आने में लगा समय, दैट इज कॉल्ड लेटेंसी, सीक, एग्जीक्यूशन, रिस्पॉन्स टाइम, या नन ऑफ दीज? तो बिल्कुल इस केस में सही आंसर होगा दैट इज लेटेंसी टाइम, ठीक है? तो दोनों याद रखिएगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, या तो सीक टाइम या तो लेटेंसी टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा इन हार्ड डिस्क कैन बी एक्सेस यूजिंग? हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं किसकी मदद से? प्लेटर्स, रीड राइट हेड, मैग्नेटिक स्टोरेज, मैग्नेटिक कोटिंग, या ऑल ऑफ दीज? बताइए। तो हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, किसकी मदद से एक्सेस किया जा सकता है? और आंसर है इन सभी की मदद से एक्सेस किया जा सकता है। तो हार्ड डिस्क में प्लेटर भी होता है, RW हेड भी होता है, मैग्नेटिक स्टोरेज होती है क्योंकि ये मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक कोटिंग होती है ना? इसी की वजह से डेटा को रीड और राइट किया जाता है। तो आंसर यहां पर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SSD इज मेड अप ऑफ? चलिए बिना ऑप्शंस के आंसर देने की कोशिश करिए। SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव किसकी बनी होती है? अब आप जानते हैं कि SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव की अगर हम बात करें, है ना, तो इसकी खास बात क्या होती है कि ये गिरने पर भी टूटती नहीं, है ना? जैसे पेन ड्राइव भी एक तरीके की आपकी क्या है? SSD ही है। जो टेक्नोलॉजी पेन ड्राइव में यूज हो रही है वही टेक्नोलॉजी आपकी SSD में यूज हो रही है, और वो टेक्नोलॉजी है आपकी EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना? तो वही टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज हो रही है। तो SSD किससे मिलकर बनी होती है? कैशे से, कंट्रोलर से, नैंड गेट से, फ्लैश मेमोरी, या फिर ऑल ऑफ दीज?
तो देखिए SSD जो है इसमें कैशे भी होती है, इसमें कंट्रोलर भी लगा होता है, इसमें नैंड और नॉर गेट का भी यूज होता है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि फ्लैश मेमोरी के केस में नैंड और नॉर ये जो यूनिवर्सल गेट है इसका यूज होता है, तो नैंड गेट भी सही है। फ्लैश मेमोरी है ना, यानी EEPROM, फ्लैश मेमोरी मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है, EEP है, इलेक्ट्रिकली रिजेबल प्रोग्रामेबल है। तो आंसर यहां पर क्या होगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। समझ में आ गया। तो जो SSD होती है उसमें कैशे लगी होती है जिसकी वजह से वो फास्टेस्ट होती है ना। SSD बहुत फास्ट चलती है इन कंपैरिजन टू योर मैग्नेटिक डिस्क, यानी अगर हार्ड डिस्क से कंपैरिजन करें तो। कंट्रोलर होता है इसके अंदर, नैंड और नॉर गेट का कॉम्बिनेशन होता है, फ्लैश मेमोरी होती है ना, तो ये सब कुछ है। नेक्स्ट देखिए, नेम द डिस्क हैविंग लेस एक्सेस टाइम। ऐसी कौन सी डिस्क है जिसका एक्सेस टाइम कम है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, SSD, मेन मेमोरी या फ्लैश ड्राइव, बताइए। अब ये गलत मत करिएगा ये वाला क्वेश्चन, कई बार लेस एक्सेस टाइम से हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। बताइए। आप ही बताएंगे इसका आंसर, हम नहीं बताने वाले हैं। लेस एक्सेस टाइम यानी फास्टेस्ट है ना, तो सबसे फास्टेस्ट कौन सा है, अरे बिल्कुल सही बात है। हमने आपको बताया कि फास्टेस्ट में सोचना ही नहीं है ना, फिर भी देखो इतना सोच रहे हो। फास्टेस्ट के केस में सोचना है क्या, रजिस्टर देखो है, मिला रजिस्टर इसमें नहीं है, कैश मेमोरी है क्या कहीं पर, नहीं है, रैम देखो कहीं है क्या, मेन मेमोरी गिवन है, तो रैम या मेन मेमोरी एक ही बात है, तो आंसर क्या हो गया, मेन मेमोरी, यानी डी इज द करेक्ट वन। तो याद रखिए कभी भी लेस एक्सेस टाइम या फिर फास्टेस्ट मेमोरी दिया हो, बात एक ही है। एक्सेस का मतलब निकालने में लगा समय, तो सबसे कम समय में हम डेटा किसमें से फेच कर सकते हैं बहुत आसानी से, तेजी से, तो रजिस्टर नंबर 1, कैश नंबर 2 और रैम नंबर 3। रैम का ही दूसरा नाम क्या है, मेन मेमोरी। समझ में आ गया, वेरी गुड है ना। तो यहां पर गलती क्या होती है ये भी हम बता दें, कैंडिडेट SSD लगा देते हैं आंसर है ना, तो SSD यहां पर आंसर नहीं होगा, क्योंकि उससे अब अगर मेन मेमोरी यहां पर नहीं होता है ना, अगर रैम भी नहीं होता तो बिल्कुल हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ बढ़ते और वहां पर फिर फाइट होती हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी में और SSD में है ना। तो इन तीनों में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो SSD फास्टेस्ट है, लेकिन मेन मेमोरी भी तो दिया है यहां पर है ना, उसको क्यों भूलें। नेक्स्ट देखिए, इन सॉलिड स्टेट हाइब्रिड डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली स्टोर्ड इन, कह रहा है SSD के केस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहां पर सेव होता है ना। सोचिए इसमें क्या होगा आंसर, हार्ड डिस्क में, सॉलिड स्टेट ड्राइव में, मेन मेमोरी में, कैश मेमोरी में या रोम में। देखो क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस भी किया था है ना, जिससे अभी आप लोगों ने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि सॉलिड स्टेट हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब दो डिवाइसेस का यूज हो रहा है, दो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज हो रहा है, एक हार्ड डिस्क का और दूसरा SSD का है ना, हाइब्रिड मतलब तो यही हुआ। तो इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर सेव करेंगे, तो हमने आपको समझाते समय बताया था कि जो गेमर होते हैं है ना, वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि SSD में ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करते हैं और डेटा को हार्ड डिस्क में। तो आंसर क्या होगा, दैट इज SSD सॉलिड स्टेट डिस्क। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मैग्नेटिक डिस्क नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 मिनट इज कॉल्ड। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर समझ जाओगे बिना ऑप्शंस के तो आंसर देना काफी आसान होगा। मैग्नेटिक डिस्क मतलब हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क, नंबर ऑफ रोटेशंस का मतलब स्पीड इन 1 मिनट, यानी हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क की स्पीड को किसमें मेजर करते हैं है ना, यही क्वेश्चन पूछा गया है, बस घुमा दिया है। ये ना पूछकर कि स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क
मैग्नेटिक डिस्क या फ्लॉपी डिस्क इज मेजर्ड इन ना, क्वेश्चन में दे दिया गया है इन मैग्नेटिक डिस्क नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 मिनट इज कॉल्ड। अब बिना ऑप्शंस के आंसर बताइए। देखिए कंप्यूटर पढ़ने का मजा तभी है जब बिना ऑप्शंस के आंसर आपके पास में हो। ऑप्शन से तो कोई भी दे सकता है। तो हमने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क की जो स्पीड मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, आरपीएम में करते हैं। फ्लॉपी डिस्क की स्पीड जो मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, आरपीएम में करते हैं, दैट इज रेवोल्यूशंस पर मिनट इज द करेक्ट आंसर। देख लो, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, मेगाहर्ट्ज, किप्स या आरपीएम। तो आंसर क्या होने वाला है, रेवोल्यूशंस पर मिनट, दैट इज आरपीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जनरली सीन आरपीएम रेट्स आर, कह रहा है जो आरपीएम यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट हैं ये कितनी कैटेगरी के होते हैं, यानी जो हार्ड डिस्क की जो स्पीड है ना वो कितने कितने आरपीएम की होती है। तो हम लोग ने देखा था कि 2 आरपीएम की मैक्सिमम जो आरपीएम है वो 10,000 है ना, लेकिन 7200 और 5400 है ना, ये दो आपकी आरपीएम की स्पीड्स हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने जो गिवन है वो क्या है, दैट इज 5400, 7200, 5200, 74 अलग अलग गिवन है ना। तो याद रखिए कि 5400 और 7200 यानी 5400 आरपीएम और 7200 आरपीएम, ये दो स्पीड्स हैं। मैक्सिमम जो कि अभी प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है वो है आपकी 10,000 आरपीएम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएसबी इज एन इंटरफेस बिटवीन, यूएसबी जो है वो इंटरफेस है किसके और किसके बीच। यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, और ये किसके बीच में इंटरफेस होता है। तो यूएसबी क्या करता है, किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को मेमोरी से कनेक्ट कर देता है ना, यही तो करता है यूएसबी। तो यानी किसके बीच का इंटरफेस हो गया, पेरिफेरल डिवाइसेस और मेमोरी के बीच का इंटरफेस, राइट। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर, मदरबोर्ड एंड सीपीयू, प्रोसेसर एंड रैम, पेरिफेरल एंड मदरबोर्ड, मदरबोर्ड एंड रजिस्टर, है ना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, किसी भी पेरिफेरल डिवाइसेस और मेमोरी मतलब मदरबोर्ड कह सकते हैं ना, क्योंकि मदरबोर्ड में ही सब कुछ होता है। तो पेरिफेरल एंड मदरबोर्ड इज दी करेक्ट वन, याद रखिएगा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट देखो बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी आप ऑप्शंस पर जा पाएंगे और किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से खेल पाएंगे, है ना। तो यूएसबी क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस है। अब हमने पोर्ट्स के बारे में आपको बताया था, एक बार रिकॉल करवाते हैं, जरा देखिएगा आपको याद आ रहा है या नहीं। जरा मुझे बताइएगा प्रिंटर किस पोर्ट से कनेक्टेड होता है, बताइए। प्रिंटर इज कनेक्टेड विथ विच पोर्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, माउस और कीबोर्ड के लिए कौन सा पोर्ट यूज होता था पहले, प्रिंटर के लिए कौन सा पोर्ट यूज होता था, माउस और कीबोर्ड के लिए कौन सा पोर्ट यूज होता था, दोनों के नाम बताइए। तो वेरी गुड, आप लोग जानते हैं हमने आपको बताया था कि प्रिंटर के केस में पैरेलल पोर्ट है और माउस और कीबोर्ड के केस में सीरियल पोर्ट है, याद आया आप लोग को। और इन दोनों को ही रिप्लेस कर दिया है किसने, यूएसबी पोर्ट ने, है ना। तो आंसर आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन अगर ऑप्शन में दिया होगा तो, है ना। तो प्रिंटर के केस में पैरेलल, माउस और कीबोर्ड के केस में सीरियल। नेक्स्ट देखिए, और MIDI पोर्ट होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, है ना, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए MIDI। AVI होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव पोर्ट, ऑडियो वीडियो डिवाइसेस के लिए, माइक्रोसॉफ्ट का AVI पोर्ट। फाउंडर ऑफ यूएसबी, है ना, ऐसे ही बताइए, पापा तो एक ही होते हैं, है ना, इसमें ऑप्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। फाउंडर ऑफ यूएसबी बहुत ही फेमस नाम, दैट इज मिस्टर अजय भट्ट, है ना। क्या होगा आंसर यहां पर, अजय भट्ट, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। बाकी नाम भी जरा देखिए क्या है, विजय भाटकर, है ना, ये हैं आपके फाउंडर ऑफ सुपर कंप्यूटर, मिस्टर विजय भाटकर। सीमर क्रे, इन्होंने बनाया है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। डॉगलस एंजलबर्ट, माउस के फाउंडर। जैक किल्बी, इंटीग्रेटेड सर्किट के फाउंडर। और यहां पर आंसर क्या होगा, अजय भट्ट। वेरी गुड अमित, शैली, बहुत सही।
चलिए आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं, है ना। तो आई होप कि इसी शानदार तरीके से आप लोग पढ़ते रहेंगे, इसी एनर्जी के साथ में ना, बेस्ट तरीके से पढ़िए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन एग्जाम में आए और यहाँ पर डिस्कस वो क्वेश्चन ना हुआ हो, है ना। तो यही मेरा कोशिश रहेगी कि आपको ऑप्शन ढूंढने की रिक्वायरमेंट ही ना हो, है ना। बेस्ट अप्रोच वही होती है जहां आप क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर आपको याद हो। तो बिल्कुल लास्ट तक आप देखेंगे आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। इसी एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए और बिल्कुल सिलेक्शन आपका होगा, गारंटीड होगा, राइट। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।